हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन वीडियोस के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं के उत्थान पतन का विश्लेषण किया है। उनके द्वारा निम्नलिखित में से किसका विवेचन नहीं किया गया है? जो 8 सभ्यताओं हैं उनका जिसका अध्ययन किया है, उसकी उत्पत्ति और उसका जो अंत हुआ है सभ्यता की, उसकी बात की है स्पेंगलर ने। इनमें से किसकी बात उन्होंने नहीं की है? ऑप्शन में है मिस्र, रोम है, मेसोपोटामिया है, चीन है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो स्पेंगलर हैं इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की जो तुलना की थी वह जीवन चक्र से की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सामाजिक परिवर्तन की जो तुलना है जीवन चक्र से किसने की है? स्पेंगलर ने की है। और उन्होंने क्या कहा है कि जिस तरीके से हम या व्यक्ति जन्म लेते हैं, फिर युवा होते हैं और प्रौढ़ होकर क्या होते हैं? मर जाते हैं। ठीक उसी ही तरह से सभ्यताएं भी जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं और आगे जाकर वे समाप्त हो जाती हैं। विश्व की इन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। ठीक है, और कहते हैं कि प्रत्येक सभ्यता, हर सभ्यता पतन की एक निश्चित सीमा के बाद उसका जो पतन होता है हर सभ्यता का, उसका जो विकास होता है सभ्यता का, एक निश्चित सीमा के बाद उसका क्या होता है? सभ्यता का पतन भी हो जाता है। और उसकी यानी कि जो पहली जो सभ्यता थी उसकी जगह दूसरी जो सभ्यता होती है वे स्थान ले लेती हैं। और वे क्या कहते हैं आगे जाके कि जो पश्चिमी सभ्यता है, ठीक है, ये अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी है और इसके जगह यानी इसके पतन के बाद इसका जो पतन है वो निश्चित ही होगा और इसके पतन के बाद जो इसका स्थान है वो एशियाई देश ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं वो स्पेंगलर ने कही है, ये आपको याद रखना है। ऐसे करके भी पूछ सकते हैं कि किसने कहा है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वह अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुकी है और इसका जो पतन है वह होना निश्चित है और इसकी जगह पर इसका जो स्थान है वो एशियाई देश ले लेंगे। तो किसने कहा है? स्पेंगलर ने कहा है। 8 सभ्यताओं की बात की है इन्होंने, अध्ययन किया है। फिर उसके आधार पर इन्होंने बात की थी। किसका नहीं बात की है? चीन की बात नहीं की है। ठीक है, जीवन जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी जो तुलना है वो जीवन चक्र से की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चीन हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदायों की 4 विशेषताएं बताई हैं, इनमें से बताना है कौन सा है। तो विशिष्टता है, लघुता है, समजातीयता है तथा पृथकता है। ऑप्शन बी में दिया गया है विशिष्टता, लघुता, पारस्परिक निर्भरता तथा पृथकता। ऑप्शन सी कह रहा है लघुता, पारस्परिक निर्भरता, विजातीयता तथा पारंपरिकता। एंड ऑप्शन डी कह रहा है विशिष्टता, लघुता, समजातीयता तथा आत्मनिर्भरता। तो जो रॉबर्ट रेडफील्ड है उन्होंने लघु समुदाय की जो विशेषताएं बताई वो कौन सी थी? विशिष्टता, लघुता, समजातीयता तथा आत्मनिर्भरता। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड इन्होंने जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं उन्होंने समुदाय के 3 स्वरूप बताए थे। ठीक है, पहला क्या बताया उन्होंने? लघु समुदाय, फिर मध्यम समुदाय और वृहद समुदाय की बात की थी। ठीक है, याद रखना है समुदाय के 3 जो स्वरूप है उसकी बात की है। ठीक है, लघु समुदाय, मध्यम समुदाय और वृहद समुदाय। और लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा करके भी आता है। अच्छा, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, उनको एक बार देख लीजिए कि इन कॉन्सेप्ट्स की इन्होंने बात की है। लोक समाज, ठीक है, पहला क्या कॉन्सेप्ट है इनका? लोक समाज। दूसरा लोक संस्कृति, ठीक है, लोक संस्कृति। तीसरा लोक नगरीय सातत्य, ठीक है, लोक नगरीय सातत्य। कृषक समाज की इन्होंने बात की है।
ठीक है, और लघु और दीर्घ परंपरा की भी बात की है। और फिर ये लघु समुदाय को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट आता है कि लघु समुदाय पालने से शमशान तक का प्रबंध है। ठीक है, लघु समुदाय पालने से शमशान तक का क्या है, प्रबंध है या प्रबंधन है। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, तो वहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विशिष्टता, लघुता, समजातीयता तथा आत्मनिर्भरता, ये लघु समुदाय की उन्होंने विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने उत्तर औद्योगिक समाज में ज्ञान को संपत्ति का आधार माना है। ठीक है, उत्तर औद्योगिक समाज में जो ज्ञान है उसको संपत्ति का आधार किसने बताया है। ठीक है, ऑप्शंस में है डेनियल बेल, टी.एल. स्मिथ, लर्नर एंड एडम स्मिथ। तो उत्तर औद्योगिक में ज्ञान को संपत्ति का आधार मानने वाले कौन हैं, डेनियल बेल। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में इन्होंने बात की है उत्तर औद्योगिक समाज की, तो बुक का नाम क्या है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, इसमें ही उन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा दी। बुक का नाम याद रखिएगा, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, बेल ने क्या किया, जो उनका 1970 यानी कि 1970 का जो टाइम पीरियड है, दशक है, उसमें भावी समाज की संरचना को उन्होंने क्या कर लिया था, समझ लिया था। और फिर वो क्या कहते हैं कि जो आने वाला समाज है वह उत्तर औद्योगिक समाज होगा। ठीक है, और फिर कहते हैं कि इसमें स्त्रीकरण, यानी कि उत्तर औद्योगिक समाज में जो स्त्रीकरण का आधार होगा वो क्या होगा, ज्ञान होगा, और जिसके आधार पर ही, यानी कि ज्ञान के आधार पर ही समाज में धन, पद, प्रतिष्ठा, इन सभी का क्या होगा, बंटवारा होगा। ठीक है, तो 1970 का जो दशक था, समय था, उसमें इन्होंने भावी समाज की जो संरचना थी उसको समझ लिया था और ये निष्कर्ष दिया या ये भविष्यवाणी की कि आने वाला जो समाज होगा वो उत्तर औद्योगिक समाज होगा, जिसमें स्त्रीकरण का आधार क्या होगा, नॉलेज, ज्ञान होगा, और जिसके आधार पर ही, यानी कि ज्ञान के आधार पर ही समाज में प्रतिष्ठा, पद, धन का क्या होगा, बंटवारा होगा। ठीक है, किस बुक में बात की थी, तो द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डेनियल बेल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति अनुरूपता की जो अवधारणा है वह किसने दी है। अति अनुरूपता की अवधारणा की बात हो रही है। ऑप्शंस में है B.S. गुहा, S.C. दुबे, T.L. स्मिथ, रॉबर्ट विलियम जूनियर। तो यहाँ पर अति अनुरूपता का जो कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट विलियम जूनियर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो अति अनुरूपता होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें क्या होता है, समाज क्या करता है कि कभी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं करता कि व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों में सामाजिक मानदंडों का पालन करे। ठीक है, समाज कभी व्यक्ति से इस तरीके की अपेक्षा नहीं रखता है कि व्यक्ति सभी तरीके की परिस्थितियों में सामाजिक मानदंडों का क्या करे, पालन करे, उन्हें करे। व्यक्ति क्या करे, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। व्यक्ति को क्या करना होता है, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना होता है। लेकिन कई परिस्थितियों में समाज यह भी अपेक्षा करता है कि जो व्यक्ति है वह सामाजिक नियमों को तोड़े भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि वे सामाजिक मानदंडों का भी पालन करते हैं हर परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ठीक है, तो फिर समाज ऐसे क्या करता है, ऐसे लोगों को समाज क्या करता है, विचलन की श्रेणी में रखता है, और समाज के जो लोग होते हैं या समाज, वे ऐसे लोगों को गांधी जी या राजा हरिश्चंद्र जैसे उनके लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या उनको मजाक उड़ाते हैं, उनका व्यंग कसते हैं उन पर। ठीक है, तो ये अति अनुरूपता का कॉन्सेप्ट है, किसने दिया है, रॉबर्ट विलियम जूनियर ने दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब कि ये जजमानी सिस्टम से रिलेटेड है एंड ऑस्कर लेविस के बारे में है। तो बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो जो पहला है वो क्या है कि इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया है। दूसरा कह रहा है कि इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक माना है। तीसरा, इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया है। तो यहाँ पर बताना है ऑस्कर लेविस से संबंधित कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया है और इन्होंने रामपुर गाँव का अध्ययन किया है, यानी कि ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड सही है।
ऑप्शन सी यहाँ पर 5th का राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के रामपुर गांव का अध्ययन करके इन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की थी, अध्ययन किया था वहाँ पर, और क्या कहा था कि जो जजमानी व्यवस्था है उसको शोषणकारी व्यवस्था माना। ठीक है, विलियम वाइजर का इन्होंने, आपको पता है, सबसे पहले उन्होंने किया था। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया था, प्रकारात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था जजमानी व्यवस्था को। ठीक, और यहाँ पर जो ये ऑस्कर लेविस है, ये जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी व्यवस्था बताते हैं या शोषणकारी संस्था कहते हैं, इस शब्द का यूज़ करते हैं। साथ ही अगर हम लियो ड्यूमो की बात करते हैं तो लियो ड्यूमो भी जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी और निम्न जातियों के हितों के विरुद्ध बताते हैं। तो ये बात रखिएगा कि ऑप्शंस में दे दे विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस दे दे, या आप विलियम वाइजर पर टिक कराएंगे कि उन्होंने केवल बात की, ऐसा नहीं है। ठीक है, लियो ड्यूमो ने भी क्या कहा कि जो जजमानी व्यवस्था है वो शोषणकारी है, निम्न जातियों के हितों के विरुद्ध बताया है जजमानी व्यवस्था को। किसने? लियो ड्यूमो ने। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर 5th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब बताना है यहाँ पर समायोजन से संबंधित यहाँ पर कथन दिए गए 4 हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, समायोजन में कम से कम 2 व्यक्ति या पक्ष का होना अनिवार्य है। दूसरा कह रहा है समायोजन संघर्ष के पश्चात जन्म लेता है। तीसरा, यह संघर्ष को अस्थायी रूप से टालने के लिए होता है, यानी कि जो समायोजन है वह संघर्ष को अस्थायी रूप से टालने के लिए होता है। चौथा कह रहा है समायोजन संघर्ष का स्थायी समाधान नहीं है। तो सही बताना है कि इसमें से सही क्या है। तो यहाँ पर ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि समायोजन में कम से कम 2 व्यक्ति या पक्षों का होना अनिवार्य है। समायोजन संघर्ष के पश्चात जन्म लेता है। समायोजन संघर्ष को अस्थायी रूप से टालने के लिए होता है। समायोजन संघर्ष का स्थायी समाधान नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जब सामाजिक व्यवस्था में योग्यतम के अस्तित्व को खतरा हो जाता है तो उसे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अयोग्यतम बनने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता। उसके सामने अयोग्यतम या अयोग्य बनने के अलावा उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचता है। किसने कहा है? ऑप्शंस देख लीजिए, दुर्खीम है, डार्विन है, WG समनर है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर WG समनर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने, इनका जो कॉन्सेप्ट था वह अयोग्यतम की उत्तरजीविता था, जिसमें इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, जब सामाजिक व्यवस्था में योग्यतम के अस्तित्व को खतरा हो जाता है तो उसे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसके सामने अयोग्य बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इनका कॉन्सेप्ट अयोग्यतम की उत्तरजीविता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? समनर ने। ये याद रखिएगा। यहाँ पर 7th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्न में से बताना है कि कौन सा सही है। तो विचलन को बताया गया है कि विचलन समय सापेक्षिक अवधारणा है, विचलन समाज सापेक्षिक अवधारणा है, किसी भी समाज में अनुरूपता तथा विचलन साथ साथ चलते हैं, और चौथा कह रहा है कि कोई भी समाज विचलन मुक्त नहीं होता है। तो सही बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी सही हो जाएगा, यानी विचलन समय सापेक्षिक व समाज सापेक्षिक अवधारणा है। यह समाज में अनुरूपता और मतलब कि जो समाज है उसमें अनुरूपता और विचलन साथ साथ चलते हैं, और ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो विचलन से मुक्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विचलन होता क्या है? ठीक है, तो विचलन क्या है? सामाजिक नियमों या समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं उनके विपरीत जो भी व्यवहार किया जाता है वो विचलन के अंतर्गत आता है। वहीं पर अगर हम हॉटन व हंट की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा था? सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार ना कर पाना ही विचलन है। ठीक है, तो यह याद रखना है आपको कि सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार ना कर पाना विचलन है। किसने कहा है? हॉटन व हंट ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा सृजित भौतिक दशाओं का एक उत्पाद है और ब्रिटिश पूर्व के भारत में इसका अस्तित्व नहीं था।
भारत में जो राष्ट्रवाद है वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा सृजित भौतिक दशाओं का एक उत्पाद है और ब्रिटिश पूर्व के भारत में इसका जो अस्तित्व है वह नहीं था। अब बताना है किसने कहा है। ऑप्शंस में है AR देसाई, IP देसाई, AM शाह, रामकृष्ण मुखर्जी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, AR देसाई। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का जो विभाजन है वह दुर्खिम द्वारा किया गया है, यानी कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु दुर्खिम ने क्या बताई है। ऑप्शंस ए में है, देख लीजिए ऑप्शंस। ऑप्शन ए में है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और समान समाज शास्त्र। बी में है सामाजिक स्थितिकीय, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक पुनर्निर्माण। सी में है सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रक्रियाएं और डी में है सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है दुर्खिम ने किनको बताया है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और समान समाज शास्त्र, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दुर्खिम से रिलेटेड आपके एग्जाम में बुक्स भी काफ़ी पूछी जाती हैं, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इनकी पहली जो इम्पॉर्टेंट बुक है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। सेकेंड है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। थर्ड है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी ये किसकी बुक्स हो गई, दुर्खिम की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, नामकरण हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था या फिर वैज्ञानिक रूप का विकास हुआ था। तो यहाँ पर सर्वाधिक विकास हुआ था, इस वजह से समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक आवश्यक दशा है, सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए, किसके, अरविंद के अनुसार। ऑप्शन में है नैतिक शिक्षा, अहिंसा का व्यवहार, आर्थिक विकास और स्त्री शिक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नैतिक शिक्षा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विषम स्त्री गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो अर्जन आधारित समाज, जाति पर आधारित समाज, वर्ग विहीन समाज या फिर जनजातीय। तो विषम स्त्री गतिशीलता किस समाज का गुण है, तो अर्जन आधारित समाज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह के जीवन में दो भिन्न स्तरों में गतिशीलता देखने को मिलती है, ठीक है, कोई व्यक्ति है या सामाजिक समूह है, उसके जीवन में दो भिन्न स्तरों में, ठीक है, दो अलग अलग स्तरों में गतिशीलता देखने को मिलेगी तो उसको हम विषम स्तरीय या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं व्यक्ति निम्न स्तर में जन्म लेता है और अपनी योग्यता व गुणों के आधार पर समाज में उच्च स्तर पर वो पहुंच जाए, उच्च स्तर को प्राप्त कर ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्जन आधारित समाज में उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत वो आएगा या हम ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उसको कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये अर्जन आधारित समाज का गुण हो जाएगा, उसकी विशेषता हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है। तो ऑप्शन में है जाति, गुण, योग्यता और उपलब्धि। तो कौन इसका आधार नहीं है, जाति। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है एक अपराध कोई भी कार्य अथवा त्रुटि है जो कि संबंधित देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत दंडनीय हो। तो यह तर्क किसका है, यानी कि अपराध को कोई भी कार्य या त्रुटि बताया जो कि उस संबंधित देश में उस समय जो कानून प्रचलित है उसके अंतर्गत वो दंडनीय माना गया हो, ऐसा किसका कहना है। ऑप्शंस में है एलियट एंड मेरेल, सेंथना, बोंगर या फिर लेमर्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सेंथना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संप्रदाय मानता है कि व्यक्ति तभी अपराध करता है जब उसे दुख की अपेक्षा सुख अधिक मिलता है, ठीक है।
इसमें से कौन सा संप्रदाय है जिसका मानना है कि व्यक्ति अपराध तभी करता है जब उसे दुख की अपेक्षा उस व्यवहार से सुख ज़्यादा मिले? किस संप्रदाय का मानना है? ऑप्शंस देखिए, शास्त्रीय संप्रदाय, समाजवादी संप्रदाय, प्रारूप शास्त्रीय संप्रदाय या फिर भौगोलिक संप्रदाय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शास्त्रीय संप्रदाय, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या कहना है? यह संप्रदाय क्या कहता है कि जो अपराध है वह सुखवादी दर्शन पर आधारित है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, अपराधी व्यवहार या अपराध सुखवादी दर्शन पर आधारित है, किसका मानना है? शास्त्रीय संप्रदाय का। ठीक है, और ये क्या इनका मतलब कि इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं? संप्रदाय का क्या मानना है कि व्यक्ति तभी अपराधी व्यवहार करता है जब वह क्या करता है, सुख दुख की तुलना करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे अपराध करने से या अपराधी व्यवहार या वह व्यवहार करने से उसे दुख की अपेक्षा क्या मिलेगा? सुख ज़्यादा मिलेगा, तभी वह अपराधी व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है, शास्त्रीय संप्रदाय का मानना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विचलन का अनुकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? विचलन का अनुकरण का सिद्धांत है, ऑप्शंस में है H.S. बेकर, एमाइल दुर्खीम, जी टॉर्डे, एलियट एंड मेरिल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी टॉर्डे हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विचलन का अनुकरण का सिद्धांत टॉर्डे का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका क्या मानना था कि जो विचलन का व्यवहार होता है वह सामाजिक अनुकरण के द्वारा संभव होता है। ठीक है, ये याद रखना है, विचलन का जो व्यवहार है वह सामाजिक अनुकरण के द्वारा संभव होता है। किसने कहा? तो याद रखिएगा, टॉर्डे का कहना है। ठीक है, ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उनका क्या मानना होता है कि वह गलत व्यवहार सीख रहा है, तभी व्यक्ति ऐसा गलत व्यवहार कर रहा है या विचलनवादी व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो उसके पीछे वह उसी तरीके का व्यवहार का या किन्हीं व्यक्ति या समूह का अनुकरण कर रहा होता है, जिससे प्रभावित होकर वह विचलनवादी व्यवहार कर रहा होता है। ठीक है, तो विचलन का व्यवहार सामाजिक अनुकरण के द्वारा ही संभव है, किसका कहना है? टॉर्डे का। विचलन का अनुकरण का सिद्धांत इन्हीं का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसे बढ़ावा दिया है? नगरों में जो उद्योगों के आकर्षण है उसने रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित करके किसको बढ़ावा दिया? ऑप्शंस में देखिए, ग्रामीणीकरण को, औद्योगिकीकरण को, नगरीकरण को या फिर आधुनिकीकरण को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नगरीयकरण, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में होती है, राज्य में है? ठीक है, अपराध एक ऐसी क्रिया जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए क्या कर दिया है? हानिकारक घोषित किया है या हानिकारक माना है अपराध को, और जिसके कर्ता को यानी जिसने अपराधी व्यवहार किया है उसको दंडित करने की शक्ति राज्य में होती है। किसका कहना है? ऑप्शंस में देखिए, एलियट एंड मेरिल है, बोंगर है, लैंडिस एंड लैंडेंस है, एंड ऑप्शन डी में कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लैंडिस एंड लैंडेस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ब्राउन की बात करें, रेडक्लिफ ब्राउन, तो वो क्या कहते हैं? अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दंड देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन में रेडक्लिफ ब्राउन हो और ये स्टेटमेंट दिया हो कि अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दंड देने की व्यवस्था की गई है, तो रेडक्लिफ ब्राउन को टिक करिएगा। ठीक है, अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दंड देने की व्यवस्था की गई है, किसने कहा है? रेडक्लिफ ब्राउन ने। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्न में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है? ठीक है, सरकार के द्वारा किया जाने वाला कौन सा जो प्रयत्न है वह समाज कल्याण से संबंधित है? तो ऑप्शंस देखिए, बड़े बड़े बांध और पुलों का निर्माण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं सामाजिक कल्याण से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।